नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टॉप स्टडी हेल्प में। तो आज हम लोग देखने वाले बिहार सिविल कोड प्यून का हिंदी का टॉप 35 क्वेश्चन का तीसरा पार्ट। तो अगर जो लोग भी अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे तो आप लोग जाके जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर होते हैं, और ये विथ एक्सप्लेनेशन के साथ आपको सारा क्वेश्चन आंसर दिया गया है। तो चलिए ऑप्शन को देखिए और फटाफट बताइए कि क्या होगा इसका राइट आंसर। तो हिंदी वर्णमाला में जो है वो कितने स्वर होते हैं, तो हिंदी में जो है कि वो 11 स्वर होते हैं। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और आप यहाँ पे नीचे में भी देख सकते हैं कि हिंदी वर्णमाला में मुख्य रूप से 11 स्वर होते हैं, जो कि अ आ ई उ से लेके ओ औ तक। और अंग अह जो होता है वो अयोग वाह कहा जाता है इसे। तो आपको सारे के सारे क्वेश्चंस में आपका व्याख्या भी यहाँ पे दिया गया है, तो आप लोग आसानी से इस चीज को समझ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सज्जन का सही संधि विच्छेद क्या है। चलिए फटाफट आप लोग बताइए कि सज्जन का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो जो लोग भी अगर इसका ऑप्शन सी यानी कि सत्य जोड़ जन लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन बी। और यहाँ पे आप व्याख्या में भी देख सकते हैं कि यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। जब त के बाद ज आता है तो त बदलकर ज आधा ज हो जाता है, इसलिए सत्य जोड़ जन हो जाएगा। तो बराबर आपका हो जाएगा सज्जन बनता है। तो ऑप्शन जो है कि आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। टॉप स्टडी हेल्प की तरफ से आपका बिहार सिविल कोड चपरासी अदली परीक्षा के लिए आपका विशेष इसमें आपका 2000 प्रश्नों का महासंग्रह क्वेश्चन बैंक दिया गया है। और इसमें आपको 4 प्रैक्टिस सेट भी अलग से दिए जाएंगे, और इसका प्राइस भी बिल्कुल कम है। तो आपका प्राइस यहाँ पे ओनली 49 रुपीज़ रखा गया। तो अगर आप लोग इस PDF को परचेस करना चाहते हो तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 91109794 और 42। आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, आपको ये PDF आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि नीलकंठ शब्द में कौन सा समास। तो नीलकंठ शब्द में जो समास है वह बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि जिस समास में दोनों पद प्रधान न होकर किसी तीसरे अर्थ की ओर इशारा करे उसे बहुब्रीहि कहते हैं। यहाँ नीला है कंठ जिसका, इसका विशेष अर्थ भगवान शिव हो जाएंगे, तो ये आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अमृत का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन है, कौन सा नहीं है। चलिए बताइए कि अमृत का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। ऑप्शन को देखिए और फटाफट बताइए। तो इसमें अमृत का जो पर्यायवाची नहीं होगा वो हो जाएगा आपका गड़ल। तो ऑप्शन डी जो है कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बाकी अगर हम हर क्वेश्चन का व्याख्या बताने लगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो चलिए जल्दी जल्दी हम इसको खत्म करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आकाश का विलोम शब्द क्या है। चलिए बताइए कि आकाश का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। क्या धरती होगा, पाताल होगा, अंबर होगा या फिर अनर्थ होगा। तो आकाश का जो है वो पाताल हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। विलोम शब्द का अर्थ जो होता है कि वो उल्टा होता है। आकाश ऊपर का सटीक विलोम पाताल और नीचे होता है धरती का विलोम आसमान होता है। तो चलिए जल्दी जल्दी देखिए। अगला क्वेश्चन है कि आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। चलिए जल्दी जल्दी बताइए आप लोग कि क्या होगा इसका राइट आंसर, कि आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो आंखों में धूल झोंकना का अर्थ होगा कि धोखा देना। तो ऑप्शन ए जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे तो जो सब कुछ जानता है उसे विशेषज्ञ नहीं सर्वज्ञ कहते हैं। तो ऑप्शन सी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी यानी कि सही स्पेलिंग वाला शब्द चुनिए। इसमें आपको उज्जवल लिखा हुआ है चारों ऑप्शन में। तो आप लोग फटाफट बताइए कि इसमें से जो उज्जवल जो सही लिखा हुआ है वो कौन सा हो जाएगा। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर लगा रहे हैं तो वो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, उज्जवल। चलिए अगला क्वेश्चन है कि चौराहा में कौन सा समास है। चलिए फटाफट बताइए कि चौराहा में कौन सा समास हो जाएगा। तो चौराहा में जो है वो द्विगु समास हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक यानी कि नंबर बताने वाला हो तो वह द्विगु समास होता है। जैसे यहाँ है कि चौ का मतलब 4 होता है और रास्तों का समूह होता है। तो मतलब ये 4 रास्तों का समूह बता रहा है। तो इसलिए आप लोग इस
इस क्वेश्चंस को आप लोग बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा और इसको याद जरूर रखिएगा इस ट्रिक को। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। चलिए बताइए कि अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो अग्नि का जो पर्यायवाची शब्द वो पावक हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है कि आपको यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नमक मिर्च लगाना मुहावरे का अर्थ क्या है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि नमक मिर्च लगाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा। चलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा। तो यहाँ पे स्वा जोड़ गत ये नहीं होगा, स्व जोड़ आगत ये भी नहीं होगा, सु जोड़ आगत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है। चलिए जल्दी जल्दी बताइए कि कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो कवि का स्त्रीलिंग रूप कवियत्री हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यह वर्तनी की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है कि कवि का सही स्त्रीलिंग जो है कि कवित्री होता है। कवियत्री आपको यहाँ पे गलत हो जाएगा। आप लोग इसको बिल्कुल ध्यान रखिए कि कवित्री जो है कि आपका ये वाला राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या है। अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि एकमात्र सहारा। तो ऑप्शन सी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि अंधे व्यक्ति के लिए उसकी लकड़ी ही उसका एकलौता सहारा होता है, वैसे ही असहाय व्यक्ति का एकमात्र सहारा होना इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि उपकार को मानने वाला क्या कहलाता है। उपकार को मानने वाला क्या कहलाता है। तो ये कृतज्ञ कहलाता है। तो ऑप्शन डी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अनुराग का विलोम शब्द क्या होगा। चलिए बताइए कि अनुराग का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो अनुराग का विराग हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए और जो लोग भी नए हैं हमारे चैनल पे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और जिन लोगों को अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज जरूर कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राजपुत्र में कौन सा समास है। राजपुत्र में कौन सा समास हो जाएगा। तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। तो ऑप्शन सी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जब इसका समास विग्रह करोगे तो बनेगा कि राजा का पुत्र, इसके संबंध कारक चिन्ह छिपा हुआ है, इसीलिए यह तत्पुरुष समास होता है। आप लोग इस क्वेश्चंस को बिल्कुल अच्छे से रट जाइएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपादान कारक। तो ऑप्शन डी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जब कोई चीज किसी चीज से अलग होती है या अलगाव का भाव, तो यह हमेशा अपने आपादान कारक होता है। यह पत्ते, यहाँ पत्ते जो है कि पेड़ से अलग हो रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इनमें से शुद्ध वाक्य पहचानिए। चलिए चारों ऑप्शन को पढ़िए और बताइए कि इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। जैसे आप देख सकते हैं कि ऑप्शन ए में है कि मेरे घर को जाना है, ये तो नहीं हो सकता है। मुझे घर जाना है, मैंने घर जाना है, अनूप को घर जाना है। तो आप लोग इसमें आसानी से समझ सकते हैं कि ऑप्शन बी जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। कि जैसे कि मुझे घर जाना है, ये बहुत सटीक बैठ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन कि कमल का पर्यायवाची नहीं है। चलिए ऑप्शन को देखिए और बताइए कि कमल का पर्यायवाची इनमें से कौन नहीं है। तो जलज, पंकज और नीरज ये जो है कि आपका कमल का पर्यायवाची है। और वारिद जो है ये कि कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो ये ऑप्शन सी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि 9 2 11 हो जाना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो 9 2 11 हो जाने का मुहावरे का अर्थ जो होगा वो भाग जाना होगा। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है। चलिए ये पहले भी हम आपको करा चुके हैं, अगर आपको याद होगा तो फटाफट बताइए कि क्या होगा इसका सही जवाब। तो विद्यालय शब्द में जो संधि है वो दीर्घ संधि हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। विद्या जोल आले, यहाँ आ और आ मिलकर एक बड़ा आ बना रहा है। समान स्वरों को मिलने से बड़ा स्वर बनना ही दीर्घ संधि कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यथाशक्ति में कौन सा समास है। यथाशक्ति में जो समास है वो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो उसे क्या कहते हैं।
तो उसे अजात शत्रु कहते हैं। ये पिछले बार की क्लास में भी हम आपको करवाए हुए हैं। चलिए अगला है कि आंसू शब्द का बहुवचन क्या होगा। आंसू का बहुवचन क्या होगा, चलिए बताइए। तो आंसू का जो बहुवचन होगा वो आंसू ही होगा। तो ऑप्शन सी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि हिंदी में कुछ शब्द हमेशा बहुवचन रूप में ही प्रयोग होते हैं, जैसे आंसू, दर्पण, प्राण, हस्ताक्षर आदि। इन सब का रूप बिल्कुल नहीं बदलता है, तो आप लोग इसको बिल्कुल भी अच्छे से रट जाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लोहे के चने चबाने का अर्थ क्या है। लोहे के चने चबाने का अर्थ हो जाएगा कि बहुत ही कठिन काम को करना। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि उदय का विलोम शब्द है। चलिए ऑप्शन में बताइए कि उदय का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो उदय मतलब जो होता है वो मतलब कि निकलना, और इसका विलोम यानी कि उल्टा हो जाएगा अस्त। तो ऑप्शन ए जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की आशीर्वाद की शुद्ध वर्तनी है। चलिए बताइए कि आशीर्वाद की जो इसमें शुद्ध वर्तनी है उसको आपको बताना है। इसमें बताइए कि ऑप्शन, चारों ऑप्शन में शुद्ध जो लिखा हुआ आशीर्वाद है वो कौन सा है। तो ये जो आप ऑप्शन सी देख रहे हैं तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कि गंगा का पर्यायवाची शब्द है। चलिए बताइए कि गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो ये जो है कि आपका भागीरथी हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है कि आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि दिन रात में कौन सा समास। तो बहुत ही लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, द्विगु और द्वंद्व में बहुत लोगों का कंफ्यूजन रहता है। तो चलिए आपको यहाँ पे बता देते हैं कि दिन और रात में कौन सा समास होता है। तो ये जो होता है वो द्वंद्व समास होता है। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जिस समास में दोनों पद प्रधान हो और उसके बीच योजक चिन्ह लगा हो या विग्रह करने पर और आए दिन और रात, वह सब जो है कि आपका द्वंद्व समास होता है। चलिए अगला है कि महोत्सव का सही संजीव विच्छेद है। चलिए बताइए कि महोत्सव का सही संजीव विच्छेद कौन सा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, महाजोर उत्सव, महोत्सव। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आसमान सिर पर उठाना का अर्थ क्या है। तो आसमान जो सर पे उठाने का जो अर्थ होगा वो बहुत ही शोर करना होगा। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि विद्वान का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो विद्वान का स्त्रीलिंग रूप आपका विदुषी हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला है कि जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। तो जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसको आप आस्तिक बोल सकते हो, और जो नहीं रखता उसको नास्तिक बोल सकते हैं। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और अगला और लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या है, और इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए बताएं दोस्तों कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।